टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की इस लेक्चर में हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कंप्लीट प्रीव्यू, कंप्लीट मटेरियल के साथ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी संभावित मटेरियल्स इसमें हो सकते थे हमने इसको इंक्लूड किया है। उसके साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए गए हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। आप शुरू से अंत तक हो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दें और हमें अपने सूटेबल कमेंट्स के साथ ज़रूर प्रोवाइड कराएं। इससे हम भी एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आज के इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक्स पर हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, रेट एक्सप्रेशन से उसको कैसे हम निकालते हैं, यहाँ ये भी थोड़ा देख लेंगे कि रेट एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन के जो एक्सप्रेशन मिलते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बन जाते हैं और क्यों एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जेनरेट होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखेंगे और इसमें जो रेट कांस्टेंट आएगा वो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है। ये इस विशेष रूप से आप इसको देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे डिराइव करेंगे और उसको लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको इसमें दिया गया है। एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने कॉपी और कलम लेके हमारे साथ खुद इस पर प्रैक्टिस करते चलो। चलिए आज शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी आप समझ लो, उसके बाद मटेरियल मैं दे रहा हूँ, चिंता करने की बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे आता है? सपोज करें आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज करें A प्लस B और ये देता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो हमें K का वैल्यू कितना आएगा? इसमें रेट को अगर निकालें, रेट इज इक्वल टू K E टू द पावर E इंटू B टू द पावर B। ठीक है, ये किससे आएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बारे में कुछ डिस्कशन पहले भी हमने किया है, आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देख लेंगे। कभी कभी इसमें ऐसा देखा गया है कि ये जो पावर्स हैं प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारे कॉन्सेंट में ये नई चीज़ आई कि यहाँ पर कोई डिफरेंट पावर्स देना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिकली हमने देखा कि डिफरेंट पावर्स देने के बाद ही हमें प्रैक्टिकल आइडिया के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेट इज इक्वल टू K E टू द पावर x इंटू
बी टू द पावर वाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ, इसको रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन, जो भी आप कह लें, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये रेट एक्सप्रेशन में, रेट एक्सप्रेशन में ये देखिए, इट इज रेट एक्सप्रेशन। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ये से घेर दिया। रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स के, आप समझ सकते हो रिएक्टेंट इसमें कौन है, ए है और बी है। तो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशंस के जो पावर्स होते हैं, इन पावर्स को जब ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो जो एडक्ट आएगा, हमारा एडिशन प्रोडक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका क्या आ जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसके बदले में आप कह लो एन। इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेरे समझ से बात बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब इसके आधार पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द सम ऑफ द पावर्स, दीज आर पावर्स, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है, उन पावर्स को आप ऐड कर दोगे, तो एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, आप इसको कह लो एन। ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं बात? उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स order of reaction can be defined as the sum of the powers of concentration of reactants given in rate law or rate expression or rate equation। rate expression या rate law या rate equation में जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर्स दिए गए हैं, उन पावर्स के एडिशन को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ध्यान में आ रहा होगा कि ये पावर्स और ये पावर्स में क्या इंटर रिलेशन है। तो ये भी आप देख लो, ये जो पावर्स हैं ए मे बी इक्वल टू एक्स और ए मे नॉट बी इक्वल टू एक्स। ए एक्स के बराबर हो भी सकता है और ए एक्स के बराबर हो भी सकता है और ए एक्स के बराबर नहीं भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर बी वाई के बराबर हो सकता है या बी वाई के बराबर नहीं भी हो सकता है। ये आप पहले से जानते हो। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी हो गई। अब देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लो आप। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर वन पॉइंट में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be 0, 1, 2, 3, ठीक है, और
इवन फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। 3 से अधिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जेनरली हम लोग नहीं पाते हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ म्यूचुअल कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आपस में कॉलिजन के फेलियर होने के कारण, ये इसकी रेयरली कॉलिजन होने के कारण बहुत कम चांसेस होते हैं 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन होने के, जिनके कारण 3 ऑर्डर भी रेयर पाया जाता है या 3 से अधिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन भी है, इसको भी कंप्लीट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखें, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल इक्वेशन को, बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं उस इक्वेशन को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको भी थोड़ा लिख लें। ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, cannot give true idea or true value of order of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक जनरल स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन उसके ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ट्रू वैल्यू को बता नहीं सकता है, बट इट कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऐसे हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी इक्वेशन के लिए क्या होगा। समझे? चलिए अब देख लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, इसके बारे में देखा जाए। नेक्स्ट टाइम टाइप्स ऑफ, हम एक्सपेरिमेंटली कैसे हम डिटरमाइन करेंगे उसको आगे एक एग्जांपल से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जेनरली आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यहाँ तक आप कम से कम आइडिया रखो। ठीक है, नंबर 1 लिखें, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकता है? ये देखिए, सपोज करें आपके पास एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टेड इनटू P, A से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर इसके लिए रेट आप लिख रहे हो, रेट इज इक्वल टू K इंटू E टू द पावर 0। यहाँ पर N का वैल्यू क्या है? N is equal to 0, then it is first order reaction, and इसका order of reaction क्या हो जाएगा? Order of reaction is equal to 0।
ठीक है, इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल ये सपोज करें आपके सामने H2 गैस इज गोइंग टू कंबाइन विथ Cl2 गैस टू गिव 2HCl गैस। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको इस इक्वेशन से क्या देखने को मिलता है? इस इक्वेशन से देखने को मिलता है कि इसमें H2 के एक मॉलिक्यूल और Cl2 के एक मॉलिक्यूल है, H2 के एक मॉलिक्यूल और Cl2 के एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब कि इनका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 और इसका भी 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि इसमें अगर प्रैक्टिकली रेट को हम डिटरमाइन करते हैं तो रेट कम्स टू बी K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गिवन टू पावर 0 और Cl2 का पावर भी इसमें 0 जाता है। इन दोनों का ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन इतना अधिक होता है कि इसमें चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो इसके कारण यहाँ पर देखिए रेट क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये 0 हो गए, ये दोनों पर 0 हो गया, तो दिस कैन बी टेकन टू बी 1। अगर H2 के ऊपर 0 हो गया तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। 1 होने से आपको क्या बच गया, K। तो इसका मतलब आप कंक्लूजन क्या निकालोगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, देखिए ये जो स्क्वायर से हमने यहाँ घेर दिया है, ठीक है, ये टोटल हो गया 1। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात देखें कि जब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट of concentration of reactant। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant will not be going to any change in the rate of reaction। rate of reaction में कोई change नहीं लाने जा रहे हैं। That means rate of reaction will be equal to rate constant for zero order reaction। ठीक है, इस तरह से एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एग्जांपल ले लें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको कब मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब मिलेगा, देखें फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें देखें कि अगर आपका रिएक्टेंट है A इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू P, तब आप रेट का वैल्यू क्या दोगे, रेट विल बी इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, जिसके कारण ये हो गया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द rate varies with the single power concentration of reactant। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के केवल सिंगल पावर के अनुसार बदल रहा है, तब उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में एक देख लें, इसके एग्जाम्पल में एक देख लें। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारे पास है मिथाइल इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। ethyl chloride is going to be converted into ethene C2H4 plus HCl। यहाँ पर आप रेट क्या लिखोगे, रेट इज गिवन बाय K C2H5Cl। इसका पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n का वैल्यू 1 है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि इसका जो रेट है वो बदलता है किसके, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के सिंगल पावर के अनुसार बदलता है, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट आए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? जब रेट रिएक्टेंट के स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के साथ चेंज होता है, दैट इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स अगर इसमें देखें फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा भाई, देखिए इसमें अगर हम ये रिएक्शन लें 2A इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू P, तो इसके लिए आप रेट का वैल्यू क्या दोगे, रेट इज इक्वल टू K A का पावर 2, ठीक है। इसमें ऐसे भी हो सकता है, देखिए अगर आपके पास रिएक्टेंट है A प्लस B इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू P, तो वैसी स्थिति में आप रेट को क्या लोगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, A टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। समझे। तो यहाँ पर दोनों का X और Y का वैल्यू, यहाँ पर X और Y का वैल्यू X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो X प्लस Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, X प्लस Y का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस विल गिव यू the value of n that means order of reaction। तो it is second order reaction, order of reaction, ठीक है। समझ रहे हैं बात। अब देखें, अगर वैसे थर्ड ऑर्डर का कोई बहुत ये नहीं है, थर्ड ऑर्डर पूछा नहीं जाता है। अब कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर के बारे में, एक्सेप्शनल थर्ड ऑर्डर भी हो सकते हैं। अब कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, जो नॉर्मली केमिकल इक्वेशन से देखने में नहीं आते हैं लेकिन रियल में एग्जिस्ट करते हैं, विच कैन बी अप्रूव्ड बाई, विच कैन बी वेरीफाइड बाई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर्स में
एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज़ गोइंग टू कंबाइन विथ Cl2 टू गिव कार्बोनिल क्लोराइड CuCl2। ठीक है, इसका जो रेट एक्सप्रेशन हम देखते हैं, रेट एक्सप्रेशन हमें मिलता है, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, और इसका जो पावर आता है दैट कम्स टू बी 2, while the concentration of Cl2 varies with the power 1/2। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। यहाँ देखिए इक्वेशन से देखने में मालूम हो रहा है कि इसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, इसका भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या जानते हैं, जब ये दोनों का 1 हो जाएगा तो ऑर्डर आना चाहिए हमें 2, लेकिन यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें ऑर्डर आता है 1.5 या 3/2। समझ रहे हैं? चलिए अब जल्दी जल्दी में देखें सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पर इसी को रिवर्स करके देखते हैं। अगर CuCl2 को हमने रिएक्टेंट के रूप में लिया जो देता है हमें CO प्लस Cl2। ठीक है, तो हमें मालूम हो रहा है कि इसका ऑर्डर CuCl2 का ऑर्डर हमें आना चाहिए 1। देख रहे हैं ना, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन किया तो हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आए। जैसे इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन हमें मिला वो रेट एक्सप्रेशन था K टू द पावर CuCl2 K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuCl2 टू द पावर 3/2। दैट मीन्स कि इसके लिए n का वैल्यू हमको क्या आया, 3/2 मीन्स 1.5। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन से मिल रहा है, जो कोएफिशिएंट मिल रहा है, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से देखें तो 1 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखें तो हमें मिलता है 1.5। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो पावर मिलता है दैट इज द रियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम आते हैं यहाँ एसिटल्डिहाइड CH3CHO। एसिटल्डिहाइड जब ब्रेक करता है तो मीथेन देता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। एसिटल्डिहाइड में भी आप देखें, एसिटल्डिहाइड में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इसका मॉलिक्यूल 1 होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट को बना रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसका रेट एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है कि मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO टू द पावर 3/2। दैट मीन्स दैट इज n इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो एसिटल्डिहाइड के केस में भी 1/5 ही आता है। तो इससे तो सभी ये बातें जरूर क्लियर हो रही हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी गेस्ड बाय थ्योरेटिकल assumptions. It can only be determined by experimental
एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, H2 plus Br2, it is going to be converted into 2HBr। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, कि हमारे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका भी कोएफिशिएंट 1 हो गया। लेकिन जो प्रैक्टिकल रेट लॉ हमें मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि H2 के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है वो तो प्रैक्टिकली 1 मिलता है, लेकिन Br2 के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है वो 1 के इक्वल नहीं होता है, बल्कि 1/2 के इक्वल होता है, जिसके कारण हमारा जो x का वैल्यू हो गया हमारा x + y = 1 + 1/2, कितना हो गया 3/2 = 1.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। दैट मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा 1.5। समझे, जो हमारी इक्वेशन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट है। मेरी समझ से सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें कि आप किस तरह से समझना चाहते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आप जानते हो कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए अलग होता है। दैट मीन्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कॉम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें आगे का प्रोसीडिंग्स करने जा रहे हैं कि यूनिट ऑफ रिएक्शन होता है वो अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग होता है। आइए इसको थोड़ा सर्च करते हैं। हमने सपोज किया एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को मान लें हम, एक आपके पास रिएक्शन है Na गिव्स द प्रोडक्ट, Na रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है कि प्रोडक्ट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, इसलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखें, इसके लिए आप रेट क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू हो गया के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E टू द पावर n। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो कि K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, इसके बाद हम लोग शॉर्ट में कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे। अब रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू, ये आपका हो गया K कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। समझे? यहाँ पर K, ये वाला जो K आप देख रहे हो, दिस K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट। इसी रेट कांस्टेंट का हमको यूनिट निकालना है। इसी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? डिफरेंट ऑर्डर्स में क्या होगा, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप? ये जो आपका एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी है, इसको आप लाओ इधर साइड तो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन देखें। और यहाँ ऐसे आप लिख सकते हो कि इज इक्वल टू, ऊपर हो गया कॉन्सेंट्रेशन नहीं, और ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n यहाँ नीचे हो गया, नीचे आ गया। इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि विशेषकर बायो के स्टूडेंट या जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है वो भी आसानी से इसको समझ सकें। इसका पावर 1 है। अब इसके बाद आपके सामने है इनटू टी, टी फॉर टाइम। टाइम को यहाँ देख लें कि टाइम को किस में दिया गया है। टाइम हो सकता है आपको सेकंड में भी, टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ठीक है, और आवर में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या रिक्वायर्ड है उसके अनुसार आप टाइम को भरें। इसलिए टाइम को टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग सेकंड में मैक्सिमम सवाल दिए जाते हैं, ठीक है, तो हम सेकंड बना के आगे चलेंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप क्या लिख सकते हो? देखिए कि ये दो सिमिलर क्वांटिटी है, तो सर्ट्स के रूल के मुताबिक, घातांक के नियम के अनुसार इसको आप ऊपर कर दो और इसके पावर को माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा आपको देखिए, इसमें क्या हो जाएगा फिर के का वैल्यू, के का वैल्यू ये हो गया आपको कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, और t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t टू द पावर माइनस 1। ये जनरल आपको यूनिट के लिए इक्वेशन निकल गया। इसको हम जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर, जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर भी कहते हैं। जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर भी इसको कहते हैं। बात समझे? हाँ, फिर से देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगाया? यहाँ पर रेट का यूनिट लगाया, यहाँ पर, यहाँ पर हमने रेट का यूनिट देखिए यहाँ पर लिखा, ठीक है, और यहाँ पर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम इसके साथ एक साथ लिए तो ये नीचे चला गया, T पहले से है तो हमारा एक्सप्रेशन ये बना नहीं। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम ऊपर ले गए तो 1 माइनस n हुआ, ठीक है। ये हो गया आपको, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर, ठीक है। nth ऑर्डर जनरल एक्सप्रेशन किसके लिए? nth एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर, ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए, ऑर्डर फॉर ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए हमारा ये हो गया एक कॉमन इक्वेशन। अब देखिए, नॉर्मली हमारे जो सवाल आते हैं वो सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए आते हैं। तो एक बात ध्यान देना होगा, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो कॉन्सेंट्रेशन को आप मोल पर लीटर में लिखें। कॉन्सेंट्रेशन को किस में लिखें? मोल पर लीटर में, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो, ठीक है। और अगर आपको मेंशन है गैसियस स्टेट में
अगर मेंशन है फॉर गैसेज, तब कॉन्सेंट्रेशन को किस में देंगे? तब कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में देंगे। समझ रहे हैं? इसको मोल पर लीटर में, और गैसियस के केस में किस में? कॉन्सेंट्रेशन को हम एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी दो जनरल इक्वेशन बना लें। कैसे? फॉर सॉल्यूशंस, और ऐसे समझें कि अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप सॉल्यूशंस समझें। सॉल्यूशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? मोल पर लीटर हो गया। तो के का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, मोल पर लीटर और उसका पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाई t का पावर -1, ठीक है। t अगर सेकंड में हो, मान लीजिए अभी हम लोग सेकंड में मान के चलें, कोई बात नहीं है, सेकंड में मान के चलें तो ये क्या हो जाएगा? इनटू सेकंड का पावर -1, सेकंड इनवर्स, ठीक है। समझ रहे हैं बात? चलिए इसको हमने यहाँ घेर दिया। अब देखें, अगर हमें दिया गया है फॉर गैसियस रिएक्शंस, फॉर गैसेस के केस में क्या हो जाएगा? जनरल जो एक्सप्रेशन होगा K इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एटमॉस्फेयर, उसका पावर 1 माइनस n इंटू टाइम को सेकंड में अगर रिप्रेजेंट करें तो सेकंड इनवर्स। ये हो गया आपको गैस के लिए, ठीक है। इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। मेरे समझ से बात ये एकदम क्लियर हो रही है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ आते हैं, अब इससे हम डेराइव करें कि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा। इसको हम देखते हैं, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या आप निकालने जा रहे हैं? यूनिट ऑफ के, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 0 होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 0 होता है। आपको क्या करना है कि आप जो nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन 1 और 2 जो बनाए हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको? यहाँ देखिए, डायरेक्ट हम यूनिट लेके चलते हैं। इसका एक्चुअली आ जाएगा आपको कॉन्सेंट्रेशन, ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन और ये हो गया 1। n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो माइनस n इज इक्वल टू 0 हटा दीजिए, 1 बच गया, तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 और सेकंड इनवर्स। अब कॉन्सेंट्रेशन के बदले हमने क्या रख दिया? सॉल्यूशन के लिए मोल पर लीटर, क्योंकि पावर 1 है, ठीक है, तो मोल पर लीटर सेम रहेगा।
मोल पर लीटर सेम रहेगा, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट हुआ। अब ध्यान दें कि हमने जो रेट के लिए यूनिट निकाला था, रेट के लिए हमारा यूनिट क्या निकला था, रेट के लिए भी यूनिट हमारा निकलेगा। आप रेट का भी यूनिट कैलकुलेट करके देख लो। रेट का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में अगर लिखते हैं, मोल पर लीटर में, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, तो क्या आएगा मेरा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। आप देखो दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो यूनिट होता है वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ reaction is equal to unit of rate constant K for zero order reaction, zero order रिएक्शन। MCQ के लिए बोर्ड्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो यूनिट रेट के लिए होता है, जो यूनिट रेट का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, वही यूनिट रेट कांस्टेंट का होता है। कब, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में वही यूनिट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, ठीक है। अब आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होगा, n का वैल्यू माने पावर हो जाएगा 0, n का पावर हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ n का वैल्यू क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, तो +1 -1 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन के केस में, देखते हैं k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर 1 -n, यहाँ t ही लिखें, अभी वहाँ सेकंड करेंगे, तो t इनवर्स, समझे। n का वैल्यू क्या है, हमें n का वैल्यू है 1, तो यहाँ हो जाएगा एकदम एक स्टेप समझें, कॉन्सेंट्रेशन और इसके ऊपर हो जाएगा 1 - 1 t का पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा आपको, अब यहाँ हम लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई t का पावर -1, ठीक है। अब t को सेकेंड्स के रूप में, कॉन्सेंट्रेशन तो गायब हो गया, तो ये हो जाएगा आपको t इनवर्स, और सेकंड में अगर लिखें तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में
कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं होता है, इसलिए उसका यूनिट केवल टाइम इन्वर्स, या टाइम अगर सेकंड में लिया हुआ है तो सेकंड इन्वर्स होता है। समझ रहे हैं बात बिल्कुल क्लियर है। इसी के आधार पर आप यूनिट के आधार पर पहचान सकते हो, के का वैल्यू दिया गया है तो आप पहचान सकते हो कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अब देखें एक सेकंड ऑर्डर के लिए देख लें। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, n = 2। ठीक है, तो अब ये जो जनरल इक्वेशन है आपका, इसको याद रखेंगे, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ मोल पर लीटर में भी, मोल पर लीटर तो गायब रहेगा, ये तो पूरा टर्म ही फर्स्ट ऑर्डर के ये में गायब हो गया। k के लिए यहाँ हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 - n इंटू टी का पावर -1। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशन के लिए हम लोग दे दिए मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 - 2, टाइम को दे दिए सेकंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, 2 - 1 हो जाएगा, मोल पर लीटर, 1 में से -2 गया तो यहाँ -1 हुआ ना जी। सेकंड इन्वर्स = अब देखिए मोल के ऊपर आ जाएगा -1, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो हो जाएगा मोल -1 और ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर के ऊपर +1 मीन्स कुछ नहीं है, -1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा जीरो ऑर्डर या रेट ऑफ रिएक्शन से आप कंपेयर करो। हाँ, एक अच्छा क्लू पॉइंट आपको मिलेगा। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमें क्या मिल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में मिल रहा है मोल पर लीटर, और यहाँ पर मोल लीटर। देखिए मोल में यहाँ सेकंड ऑर्डर में मोल में इन्वर्स है और लीटर में 1 है, और ज़ीरो ऑर्डर में मोल में 1 है और लीटर में इन्वर्स है -1 है, और ये कांस्टेंट है, सेकंड दोनों में है। देखिए ध्यान से देखें, सेकंड दोनों में है, जबकि अपोजिट इसमें है, मोल में इन्वर्स है और ज़ीरो ऑर्डर में मोल में 1 है, और लीटर में यहाँ +1 है, ज़ीरो ऑर्डर में -1 है। ये सब टेक्निक थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट अपोजिट है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर है, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया है -1 +1। इसका मतलब कि मोल नीचे चला गया और लीटर ऊपर आ गया, इसका मतलब कि इसका हो जाएगा 1/, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर -1 सेकेंड -1। अगर एटमॉस्फेयर में लिखते हैं तो एटमॉस्फेयर में हो जाएगा एटमॉस्फेयर -1 सेकेंड इन्वर्स। ये हो जाएगा गैसियस रिएक्शन के लिए।
जबकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर मीन्स n इज इक्वल टू 2 के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट कर दें, इसी का अपोजिट वो है, क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स जीरो ऑर्डर के लिए। इसका ठीक उल्टा, जीरो ऑर्डर का उल्टा यूनिट होता है सेकेंड ऑर्डर। समझ में आ रही है बात? काफ़ी झमाझम तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसका इस सभी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आइए देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन में जो अभी हम लोग देख लिए हैं, जो पावर्स होते हैं, रेट एक्सप्रेशंस में जो पावर्स होते हैं रिएक्टेंट्स के जो पावर्स होते हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही है, जो पावर्स होते हैं रेट एक्सप्रेशंस में, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर देते हैं उसी पावर्स का जो सम्स होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसमें देखिए दिखाया गया है जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट रेट एक्सप्रेशंस के पावर को हमने e टू द पावर x b टू द पावर y क्यों दिखाया है, हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर e मे बी इक्वल टू x और a मे नॉट बी इक्वल टू x, जबकि b मे बी इक्वल टू y और b मे नॉट बी इक्वल टू y हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, पावर्स क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n से मान लो n, तो वही होगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शनल, अभी हम लोग विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। देखिए, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नेवर गिव्स ए ट्रू आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक जनरल, हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि एक जनरल इक्वेशन से आपको ये आइडिया नहीं मिल सकता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हमने बता दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए रेट एक्सप्रेशन हम देंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 0 होगा। वैसी स्थिति में रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। एकदम बिल्कुल आपके नोट्स बनाने के लिए इसका एक रियल एग्जांपल देख लें। H2 प्लस Cl2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, जिसके कारण ये जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसका मतलब कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, कोई इफेक्ट नहीं करता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू n का वैल्यू 0 होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 1 होगा। जैसे यहाँ इथाइल क्लोराइड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इथीन एंड HCl, तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन का पावर है 1, इसलिए n का वैल्यू 1 हुआ और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जब
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेकंड पावर के अनुसार रेट से वैरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू ए टू द पावर 2। एक रिएक्शन देखे 2NO2 2NO प्लस O2, इसमें प्रैक्टिकली देखा गया है कि NO2 के कन्वर्जन का रेट उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग बदलता है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें NO के कॉन्सेंट्रेशन का पावर है 2 और O2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर है 1, देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हमने आपको बताया, ये सभी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमने ऊपर सबों को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो मेरी समझ से ये सभी बातें आप लोगों को जरूर क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देख लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। मान लें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जहां 2NO O2 के साथ कंबाइन करके 2NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ देखें, ये जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है थर्ड ऑर्डर का। ये मान लें कि हमारा ये रिएक्शन है, सपोज करके आप चलो कि ये 2NO मीन्स NO का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 2 है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसका रेट एक्सप्रेशन जब लिखते हैं आपको रेट एक्सप्रेशन दिया गया है कि यही रेट एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स रेट varies according to square of concentration of NO and first power of O2 के फर्स्ट पावर से और नाइट्रिक ऑक्साइड के सेकेंड स्क्वायर के अनुसार कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये डाटा दिया गया है। ये डाटा आपको याद नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इन मोल पर लीटर दिया गया है। यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन मोल पर लीटर, यहाँ इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है। ठीक है, इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट में देखें कि जब कॉन्सेंट्रेशन NO और O2 दोनों का सेम है तो हमें यहाँ पर ये आता है K का वैल्यू 0.096। सेकेंड केस में देखें, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने क्या किया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के NO के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया। आप देख रहे हो ना 0.60, जबकि O2 के कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा। तो डबल करने का मतलब NO के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, मैंने पहले x था तो x 2x कर दिया, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका जो रेट कांस्टेंट इट इज रेट का वैल्यू इससे 4 गुना बढ़ जाएगा और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इसका वैल्यू 4 गुना बढ़ जाता है। आप 0.096 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको इतना आएगा। इससे ये बात क्लियर हो रही है कि NO का कॉन्सेंट्रेशन उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, समझे। अब सेकेंड में देखें, इसको हम कांस्टेंट रखें और इसको डबल कर दें
ये हमारा रेट लॉ क्या कह रहा है कि सिंगल पावर के अनुसार ये चेंज होता है। तो हम यहां पा भी रहे हैं कि इसको डबल किए तो जस्ट इसका देखिए डबल हो रहा है ये, ठीक है, जो इस रेट एक्सप्रेशन को प्रूफ कर रहा है। दूसरा और एक देखें, जब दोनों को डबल कर दिए, ठीक है, माने इसको भी 2x कर दिए, इसको भी 2x कर दिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 गुना बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, 16 गुना नहीं बढ़ता है। इसका मतलब कि ये जो हम यहाँ पावर लिखते हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेंट्रेशंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसको किसी केमिकल इक्वेशन को देख के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते काफ़ी थक गए होंगे, अभी इसमें रेस्ट चीज़ें बाकी ही हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनका डिस्कशन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करें। तब तक के लिए आप लोग भी थोड़ा आराम कर लो, मेहनत करते रहो, रिवाइज करते रहो और अपनी पढ़ाई आप करते रहो मन से, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम मिल रहे हैं, इससे एक्सेप्शनल ऑर्डर, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, उसको देखना आप ना भूलें। इसका पार्ट 2 लेकर हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। ओके, थैंक्स टू ऑल।